अस्सलाम वालेकुम क्लास। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स में जो इम्पॉर्टेंट मेथड, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO मेथड यूज़ होता है। और जो मेथड्स हैं वो मल्टी रेटेड असेसमेंट और 360 डिग्री फीडबैक मेथड है, ग्राफिक रेटिंग स्केल है। ऑफ कोर्स ये कुछ फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर इनको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, ग्राफिक रेटिंग स्केल है, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है, इसको बार्स भी कहते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल है, ऐसे अप्रेजल मेथड है, चेकलिस्ट है, फोर्स्ड चॉइस रेटिंग मेथड है। ठीक है, उसके अलावा रैंकिंग मेथड्स हैं और वर्क स्टैंडर्ड अप्रोच है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड जो है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। ठीक है, उनके ऊपर ये मेथड अप्लाई किया जाता है। इसमें क्या होता है, अदर नेम्स फॉर इसी मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, अगर जो इसके और नेम्स हैं उसमें इसको मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी कहा जाता है, मैनेजमेंट बाय परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, मैनेजमेंट बाय मैनेजमेंट भी कहा जाता है, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है, मैनेजमेंट बाय वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू प्रोग्राम भी कहा जाता है। MBO के अंदर ये एक प्रोसेस टाइप है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसके फॉलो जो कुछ स्टेप्स हैं वो ये हैं कि इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर और प्रिसाइज डिफाइंड स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मैनेजमेंट जो है वो डेवलप कर लेती है। ठीक है, कि क्या जो वर्क है वो डन करना है, मतलब क्या काम करना है एक एम्प्लॉय ने, उसके टास्क, उसका काम, उसकी जॉब उसको बता दी जाती है। ठीक है, मतलब वो उसके ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं। फिर एक एक्शन प्लान बनाया जाता है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है। मतलब आपने सेल्स को इंक्रीज़ करना है तो उस सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मार्केट्स विजिट करना पड़ेगा। इट ऑल एक एक्शन प्लान जो है वो डिफ़ाइन कर लिया जाता है कि आप कैसे इसमें आगे ग्रो करेंगे या फ्लरिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया जाता है कि वो इस एक्शन प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, मतलब वो मार्केट्स में जाएं, सर्विस करें या जो भी करें, बस उन्होंने सेल्स को बढ़ाना है। ठीक है, हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने सेल्स को बढ़ाना है, डैट इज़ वाई आप इस काम में इन्वॉल्व हैं। फिर मेजर किया जाता है ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट को। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव अचीव होते जाते हैं उनकी प्रॉपर परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हैं कि इसने 1 महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कैसे अचीव किया, कितना एक्सपेंस हुआ इसका, और ये सारा को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर अगर कोई उसमें लूप होल होता है तो उसको करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, और इस्टेब्लिश किए जाते हैं न्यू ऑब्जेक्टिव फॉर द फ्यूचर के लिए आप ऑब्जेक्टिव मेकिंग भी कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर हमने ज़्यादा गैप दे दिया था या ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए थे, यहाँ रिसोर्सेज कम कर दें, यहाँ पे फाइनेंस बढ़ा दें, और इस तरह के हमें लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है। तो ओवरऑल MBO सिस्टम यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको कंप्लीट या उसको मेट करना होता है। सबसे पहले तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजरेबल हो, मतलब क्वांटिफाइबल है। ऐसा ना हो कि आपने एकदम से कह दिया कि 60% सेल्स इंक्रीज़ कर दें 1 मंथ में, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतनी ज़्यादा सेल्स में इंक्रीज़ ले आएँ। आपकी मार्केट होती है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइक अब कोरोना का है तो कोरोना के अंदर आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी सेल्स इतनी बढ़ जाएंगी। तो एक तो मेजरेबल और क्वान्टिफाइबल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और ये मतलब आप इतनी टाइमलाइन दें कि वो उसमें अचीव कर लें। आप 6 मंथ्स कहते हैं, आप 3 मंथ्स कहते हैं, लेकिन इतना तो टाइम होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव शुड ऑल्सो बी चैलेंजिंग येट अचीवेबल। चैलेंजिंग ज़रूर हों लेकिन अचीवेबल हों। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने बात की तो वो चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होने चाहिए। ठीक है, क्लियर होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपरली रिटर्न होने चाहिए, एम्बिगुअस लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात होगी तो ऑफकोर्स अनएम्बिगुअस ही होगा। तो टेबल 11.1 कुछ एग्जांपल्स शो कर रहा है। ठीक है, और कि पुअरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको कैसे बेटर स्टेटेड किया जा सकता है। इस तरह इस टेबल के अंदर पुअरली स्टेटेड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। अब आपने कितनी मैक्सिमाइज़ करनी है तो ये क्लियर नहीं है, ये कंसाइज नहीं है, ये क्वान्टिफाइबल नहीं है और ये मेजरेबल भी नहीं है। तो इसमें बेटर के टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10% विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। नाउ दिस इज़ कंप्लीट बेटर। ठीक है, क्वान्टिफाइबल है, मेजरेबल है, कंसाइज है, क्लियर है, एम्बिगुअस है नहीं है। ठीक है, सॉरी, हाँ, एम्बिगुअस नहीं है और इजीली मेजरेबल है, तो ये परफेक्ट है। फिर पुअर में क्या है, टू रिड्यूस एब्सेंटीज़म, बट
बेटर इसकी स्टेटमेंट क्या बन गई, टू एवरेज नो मोर देन 3 एब्सेंट डेज पर एम्प्लॉय पर ईयर। ठीक है, एब्सेंटीज़म को उन्होंने कंट्रोल कर दिया, क्वांटिफाई कर दिया, इजीली बता दिया क्लियर स्टेटमेंट के ज़रिए। पुअर में नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया, टू वेस्ट लेस रॉ मटेरियल। अब आपने रॉ मटेरियल कितना, आप 0% पे भी लेकर जा सकते हैं, बट फिर उन्होंने बेटर उसको किया, टू वेस्ट नो मोर देन 2% ऑफ रॉ मटेरियल, 2% से ज़्यादा आपका रॉ मटेरियल वेस्ट ना हो। ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस नो मोर देन 2 रिजेक्ट्स पर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को क्या कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जितनी मतलब आपकी वेस्टेज जितनी कम होंगी ऑफ कोर्स आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन उतनी बेटर है। तो कह रहे हैं 2 से ज़्यादा रिजेक्ट ना हो आपकी चीज़ें। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी कि आप वर्क ऑब्जेक्टिव्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसी के ज़रिए आप फिर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ टेबल 11.2 टिपिकल एरियाज़ ऑफ सुपरवाइजरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ही सेट करने होते हैं। प्रोडक्शन और आउटपुट के लिए क्या था, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ यूनिट्स पर टाइम पीरियड। तो उन्होंने प्रोडक्शन और यूनिट के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव और आउटपुट के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। आर ऑब्जेक्टिव इज़ टू एवरेज 20 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि 20 यूनिट्स पर आवर हम प्रोड्यूस कर लें नेक्स्ट ईयर तक। फिर क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ सेट किया होगा कि हम इतना अचीव कर लें, पर्सोनल में हमारा इतने एक्सपेंसेस हो जाएँ, सेफ्टी हम लोगों ने इस तरह करनी है कि हमारी इंजरीज़ कम से कम हो, एक साल में इतनी इंजरीज़ हों, उससे ज़्यादा ना हो। तो इस तरह वो एफिशिएंसी और क्वालिटी बढ़ा रहे होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। MBO रिक्वायर्स दैट एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जब ऑब्जेक्टिव सेट हो रहे हों। द एम्प्लॉयज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो एसेंशियल इन डेवलपिंग द एक्शन प्लान। एक्शन प्लान के अंदर मतलब हर स्टेप के अंदर एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जो मैनेजर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, विदाउट इनपुट देन आज द एम्प्लॉयज़। ठीक है, आप एम्प्लॉयज़ से पूछ के करें, you agree to these, don't you are unlikely to get high levels of employee commitment। अगर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे तो उनकी कमिटमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, उन्हें ऐसे नहीं होगा कि वो एक यूजलेस चीज़ से उनसे पूछा नहीं और उन पर चीज़ें लाकर आपने रख दी हैं और अब आप उनको कहने हैं कि इसको अचीव करें जैसे मर्जी करके। ठीक है, तो उनको भी साथ रखें, उनसे भी बाहर के चैलेंजेस का पूछें कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, देन आप उनको प्रॉपर एक टास्क ऑब्जेक्टिव सेट करके दें और उनको एक्शन प्लान के अंदर इन्वॉल्व करें सो डैट दे मे परफॉर्म बेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है मल्टी रेटर असेसमेंट। मल्टी रेटर असेसमेंट को 360 डिग्री फीडबैक भी कहा जाता है। ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है। इसको मल्टी रेटर असेसमेंट और 360 डिग्री फीडबैक कहा जाता है। इस मेथड से क्या होता है, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, मतलब जो आपके साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, जिनके साथ भी आपकी डीलिंग है। मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मेरा जो मैनेजर है या डिफरेंट मैनेजर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे सप्लायर्स हैं। ठीक है, मैं उनको कहूँगी कि आप भी एक क्वेश्चनेयर जो है वो कंप्लीट करें जिस उस एम्प्लॉय से रिलेटेड। ठीक है, जिसके ऊपर आप जिसकी असेसमेंट कर रहे हैं, उस मतलब मेरा नाम आयशा नदीम है, मेरे ऊपर कुछ फैक्टर्स लगाए जाएंगे कि इनकी एफिशिएंसी कैसी है, इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कैसे हैं, इनकी जो सेल्स हैं मतलब ये कितना अच्छा डील कर लेते हैं आपके साथ। उसके बाद ये आपको कोई भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं आउटसाइड उसकी, हमारी कंपनी की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, आपको मैनेजर से बात करने देते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वो आपसे उन क्वेश्चनियर्स में लिखी होती है और वो जो उस बंदे से रिलेटेड लोग होते हैं उनसे वो क्वेश्चनर्स फिल करवाते हैं HR डिपार्टमेंट। और फिर वो जो पर्सन है खुद जिसके ऊपर ये सारी असेसमेंट होती है वो भी एक क्वेश्चनर फिल करता है, फिर वो मैच कर लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चनर्स होते हैं। इसमें ये होता है आर यू क्रिस्प, क्लियर एंड आर्टिकुलेट, मतलब इस तरह डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स को आगे रखा जाता है। ठीक है, कि वो एम्प्लॉय कैसा है अपनी डीलिंग्स के अंदर। ठीक, और फिर ना उसको मैच कर लिया जाता है और फिर उसकी बेसिस के ऊपर जज कर लिया जाता है, रेटिंग हो जाती है उस एम्प्लॉय की। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स द रिजल्ट टू द एम्प्लॉय, वो रिजल्ट्स होते हैं वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो और वो तो उसके अगेंस्ट वो ये देख लेता है कि उसका जो ओपिनियन था किसी चीज़ को लेकर वो कैसे डिफरेंट है जो दूसरे लोग हैं उसके ग्रुप के उनसे। ठीक है, तो वो फिर इस बेसिस के ऊपर अपने आप को ठीक कर लेता है या अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर लेता है या अपनी डीलिंग को बेहतर कर लेता है या अपनी अप्रोच को बदल लेता है। ठीक है,
तो ये इस तरह की चीज़ें यूज़ किए जाती हैं। फिर इसके बाद आता है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल। ठीक है, ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या कहता है? विद द ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, जो रेटर है यानी कि जो भी असेस कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या उसके किसी एक उसके इंडिविजुअल की ड्यूटी लगी हुई है, उस वो द रेटर असेसिंग एन एम्प्लॉय, वो किन बेसिस के ऊपर असेस कर रहा होता है, इवेलुएट कर रहा होता है एम्प्लॉय को, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ वर्क, कितना वर्क ये कर रहा है, डिपेंडेबिलिटी, कितना ये मैनेजर्स या अपने कोलीग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जॉब नॉलेज इसकी है या नहीं है, अटेंडेंस इसकी कैसी है, एक्यूरेसी ऑफ वर्क यानी कि जो काम पूरा करता है उसमें कितनी गलतियां हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, या वो परफेक्ट होता है, और कोऑपरेटिव कितना है अपने इसके साथ। ठीक है, तो इन बेसिस के ऊपर वो एम्प्लॉय को जज कर लेते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, तो और उसके ऊपर रिजल्ट्स आते हैं और वो एम्प्लॉय के साथ शेयर कर दिए जाते हैं। इसकी उन्होंने एक वीकनेस बताई है, इसकी सीरियस वीकनेसेस हैं। वन पोटेंशियल वीकनेस जो क्या है, इवेलुएटर्स आर अनलाइकली टू इंटरप्रेट रिटन डिस्क्रिप्शन इन द सेम मैनर ड्यू टू डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड। मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इन फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर एक एम्प्लॉय को असेस कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द परसेप्शनल चेंजेस, द कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब हर किसी एम्प्लॉय की जो भी काम कर रहा है उसकी मेंटल एबिलिटी डिफरेंट ड्यू टू वेरियस रीजन। उसका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, उसकी वैल्यूज, उसके मॉरल्स, उसके एथिक्स, सब कुछ डिफरेंट होगा, तो वो प्रॉपरली विदाउट बाइसनेस एक एम्प्लॉय को जज नहीं कर सकता। सो ड्यू टू दीज डिफरेंसेस वो कहते हैं कि ये वीक मेथड है एक एम्प्लॉय को असेस करने का या इवेलुएट करने का, और किसी एक की असेसमेंट के ऊपर, किसी एक की परसेप्शन के ऊपर आप एम्प्लॉय के साथ डील नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अनदर पोटेंशियल प्रॉब्लम इन्होंने बताई रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ रेटिंग कैटेगरीज। इट इज़ पॉसिबल टू चूज कैटेगरीज दैट हैव लिटिल रिलेशनशिप टू जॉब परफॉर्मेंस और टू ओमिट कैटेगरीज दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन जॉब परफॉर्मेंस। मतलब वो कहते हैं कि हो सकता है कि जो एक रेटर है वो फैक्टर्स ले ले जिसका कोई ख़ास रिलेशनशिप ना हो जॉब परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, और उन कैटेगरीज को वो छोड़ दे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं जॉब परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये रेटर की असेसमेंट के ऊपर है। तो डेट इज़ है, क्योंकि ये एक पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको उन्होंने एक वीक स्केल जो है वो कहा है। ठीक है, अभी इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी स्केल्स को डिस्कस करती हूँ।